4 जुलाई 1976, रात के 1:04। एंटेबे एयरपोर्ट, युगांडा। रनवे पर रोशनी नहीं है, सिर्फ अंधेरा है। और उस अंधेरे में बिना किसी चेतावनी के एक 60 टन का लोहे का पक्षी जमीन छूता है। C-130 हरक्यूलिस। पीछे का दरवाजा अभी से खुला हुआ है। उसमें से एक काली मर्सिडीज निकलती है, पीछे 2 लैंड रोवर, और उनमें बैठे हैं 29 आदमी। दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो, सायरत मटकल। इजराइल का सबसे गुप्त, सबसे घातक हथियार। ये लोग 4000 किलोमीटर उड़कर आए हैं, एक हुक्म पर, एक मकसद से। 106 बंधक पुराने टर्मिनल में, और एक तानाशाह जो उन्हें वहां कैद रखे हुए है। अगले 90 मिनट में इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है। लेकिन यह कहानी आज से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है 7 दिन पहले। 7 दिन जो इतिहास बदल देंगे। 27 जून 1976, रविवार की सुबह, बेन गुरियन एयरपोर्ट। टर्मिनल 1 के बाहर टैक्सियां रुक रही हैं। एक बिल्कुल आम रविवार। एयर फ्रांस की फ्लाइट 139, तेल अवीव से पेरिस। 246 यात्री। एक 75 साल की बूढ़ी औरत कतार में है। डोरा ब्लॉक। दोहरी नागरिकता, ब्रिटिश और इजरायली। अपने सबसे छोटे बेटे की शादी में शामिल होने न्यूयॉर्क जा रही है। उसके चेहरे पर एक मां की वो खुशी है जो शब्दों में नहीं समाती। एक 19 साल का लड़का भी है, जान जाक माइमोनी। पहली बार अकेले यात्रा कर रहा है। बैग में उसकी मां की दी हुई एक छोटी सी डायरी है। दूर एक 52 साल का पायलट कॉकपिट की तरफ बढ़ रहा है। कप्तान मिशेल बाकोस, 30 साल का तजुर्बा। आज उसे लग रहा है यह बस एक और रूटीन उड़ान है। सुबह 8:25। पहिए जमीन छोड़ते हैं। नीचे तेल अवीव सिकुड़ता जा रहा है। इस विमान में बैठे 106 लोग अगले 7 दिन तक अपने घर नहीं लौटेंगे, और इनमें से 4 कभी घर नहीं लौटेंगे। 2 घंटे बाद एथेंस, रिफ्यूलिंग स्टॉप और डीली सुरक्षा के बीच 4 नए यात्री सवार होते हैं। 2 जर्मन, विल्फ्रीड बोझे और ब्रिगिटे कुलमान। 2 फिलिस्तीनी, पासपोर्ट जाली, बैग में पिस्तौलें, सोवियत हथगोले। 12:20। विमान एथेंस से उड़ान भरता है। सिर्फ 7 मिनट बाद विल्फ्रीड बोझे अपनी सीट से उठता है, हाथ में पिस्तौल और हथगोला। पीछे ब्रिगिटे, बाकी दोनों फिलिस्तीनी केबिन के दूसरे हिस्सों में। कॉकपिट का दरवाजा खुलता है। कप्तान बाकोस की गर्दन पर पिस्तौल की ठंडी नली टिकती है। केबिन में चीखें गूंजती हैं, बच्चे रोते हैं, माएं बच्चों को अपने सीने से चिपकाती हैं। बोझे चिल्लाता है, यह विमान अब हमारा है। बाकोस के हाथ कांपते हैं, लेकिन आंखें स्थिर हैं। उसे हुक्म मिलता है, विमान को बेनगाजी ले चलो, लीबिया। लीबिया के बेनगाजी में रात गुजरती है। फिर विमान दोबारा उड़ता है। एंटेबे, युगांडा, ईदी अमीन का देश। विमान एंटेबे एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल के बाहर रुकता है। दरवाजे खुलते हैं। तेज हवा अंदर भरती है। बंधकों को नीचे उतारा जाता है। बाहर युगांडा के सैनिक खड़े हैं, AK-47 के साथ, और उनके बीच अपनी मर्सिडीज से उतरकर खुद ईदी अमीन। 6 फीट 4 इंच का दैत्याकार आदमी, सीने पर मेडल, कंधे पर सोने की डोरियां, चेहरे पर वो मुस्कान जिसके पीछे 40 लाख रवांडा कांगो युगांडा वासियों का खून है। वो बंधकों को देखकर मुस्कुराता है, मानो वो उनका मेहमान हो, मानो वो उनका रक्षक हो। लेकिन वो रक्षक नहीं है, वो साजिश करता है। बंधकों को पुराने टर्मिनल के मुख्य हॉल में बंद किया जाता है। हवा गर्म और सीली है, फर्श पर धूल है, दीवारों पर सीलन है। बच्चे रोते हैं, बूढ़े लोग जमीन पर बैठते हैं। और तभी वो मंजर शुरू होता है जो उस पीढ़ी के यहूदियों की रूह तक कांपा देगा। बोझे और कुलमान हाथ में पासपोर्ट लेकर खड़े होते हैं। एक तरफ इजरायली और यहूदी, दूसरी तरफ बाकी सब। नाम पुकारे जा रहे हैं, एक एक करके, जर्मन लहजे में। हॉल में बैठे एक बूढ़े आदमी की आस्तीन ऊपर सरकती है। उसकी बांह पर एक नंबर खुदा हुआ है, ऑश्विट्ज का, नाजी मौत कैंप का। वो विल्फ्रीड बोझे को अपनी बांह दिखाता है। बोझे एक पल के लिए रुकता है। उसकी आंखें उस नंबर पर टिक जाती हैं। फिर वो धीमी आवाज में कहता है, मैं नाजी नहीं हूं, मैं एक आदर्शवादी हूं। लेकिन वो जो कर रहा है वो आदर्शवाद नहीं है, वो वही चयन है जो उसके दादाओं ने इन्हीं लोगों के साथ 30 साल पहले किया था।
कप्तान बाकोस उठ खड़ा होता है। उसे रिहाई का प्रस्ताव मिला है। वो मना करता है, मैं अपने यात्रियों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। 12 फ्रेंच कर्मचारी, 12 आवाजें, एक भी मुंह नहीं मोड़ता। 30 जून 148 गैर यहूदी बंधक रिहा। पीछे रह जाते हैं 106, ज्यादातर इजरायली, कई होलोकॉस्ट से बचे हुए। मांग 53 कैदियों की रिहाई, वरना बंधकों को मारना शुरू। जेरूसलम में कैबिनेट बैठी है। आतंकवादियों से बातचीत नहीं, यही इजरायल की नीति है। लेकिन 106 जिंदगियां। रक्षा मंत्री पेरेज खड़े होते हैं सैन्य विकल्प के लिए। नेगेव रेगिस्तान में रात भर एक नकली टर्मिनल बनता है, असली नक्शे पर, वही जो इजरायली ठेकेदारों ने कभी बनाया था। सायरत मटकल के कमांडो उसी नकली टर्मिनल पर बार बार हमला करने का अभ्यास करते हैं। 1 बार, 2 बार, 50 बार, जब तक हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजा आंखें बंद होने पर भी याद न हो जाए। उनका कमांडर योनातान नेतन्याहू, 30 साल, शांत आंखें। साथ ही उसे योनी कहते हैं। 3 जुलाई 1976 दोपहर, शर्म अल शेख हवाई अड्डा, सिनाई। 4C-130 हरक्यूलिस विमान रनवे पर खड़े हैं। 168 कमांडो, एक काली मर्सिडीज, 2 लैंड रोवर, हथियारों के बक्से, दवाइयां, एक पूरा ऑपरेशन थिएटर एक विमान में। सरकार की अंतिम मंजूरी अभी नहीं आई है, लेकिन समय नहीं है। विमान उड़ान भरते हैं। जब वो हवा में होते हैं तब प्रधानमंत्री रॉबिन हरी झंडी देते हैं। लाल सागर के ऊपर 30 मीटर, रडार से नीचे 8 घंटे, 4000 किलोमीटर, बिना रेडियो के। केबिन में अंधेरा है। योनी अपनी टीम के साथ बैठा है। कोई नहीं बोल रहा। 4 जुलाई रात के 12:54 पहला C-130 एंटेबे रनवे को छूता है। रनवे की रोशनी बंद है। शानी ने उसे लेक विक्टोरिया की झलक के सहारे, उपकरणों के सहारे और अकेले अपने तंत्रिकाओं के सहारे उतारा है। विमान अभी रुका भी नहीं है। पीछे का दरवाजा खुल चुका है। काली मर्सिडीज बाहर निकलती है। पीछे 2 लैंड रोवर। ईदी अमीन की भी एक काली मर्सिडीज है, बिल्कुल वैसी ही। टावर के युगांडा के सिपाही उसे पहचानते हैं, मानते हैं कि राष्ट्रपति आ रहे हैं, सलाम बजाते हैं। लेकिन 2 सिपाही असली अमीन को जानते हैं। वो शक करते हैं, हाथ बंदूकों पर बढ़ाते हैं। मर्सिडीज में बैठे योनी इशारा करते हैं। साइलेंसर लगी पिस्तौलों से 2 धीमी गोलियां चलती हैं। दोनों सिपाही गिर पड़ते हैं। पहली योजना टूट जाती है। खामोश हमले की उम्मीद खत्म। अब रफ्तार ही बचाव है। मर्सिडीज रुकती है। 29 कमांडो दौड़ पड़ते हैं पुराने टर्मिनल की तरफ। अंदर बंधक फर्श पर हैं। एक मां अपने बेटे को अपने नीचे दबा लेती है। बेटा शेमा इस्राएल बुदबुदाने लगता है, यहूदी धर्म की सबसे पवित्र प्रार्थना। और तभी हिब्रू में और अंग्रेजी में एक आवाज हॉल में गूंजती है, नीचे रहो, नीचे रहो, हम इजरायली सेना हैं, नीचे रहो। बोझे मुड़ता है। एक पल के लिए वो रुकता है। आखिरी पल में उसकी इंसानियत जागती है। फिर वो कमांडो की तरफ मुड़ता है। सायरत मटकल की गोलियां उसका सीना चीरती हैं। कुलमान को झुकने का मौका नहीं मिलता। लेकिन इसी अफरा तफरी में 19 साल का जान जाक माइमूनी खुशी से कमांडो की तरफ दौड़ पड़ता है। एक कमांडो उसे अंधेरे में आतंकवादी समझ बैठता है। गोली चलती है। जान जाक वहीं गिर जाता है। 52 साल का पास्को कोहेन खुशी में उठ खड़ा होता है। हम बच गए। गोली उसे भी लगती है। और टर्मिनल के भीतरी दरवाजे के पास लेटी 56 साल की इडा बोरोखोविच, रूस से इजरायल आई एक औरत, एक भागते हुए आतंकवादी की जानबूझकर चलाई गोली का शिकार होती है। 3 जिंदगियां 30 मिनट में। 30 मिनट के अंदर सारे आतंकवादी मारे जा चुके हैं। बंधकों को विमान की तरफ ले जाया जा रहा है। योनी टर्मिनल के बाहर खड़े होकर निर्देश दे रहे हैं। ऊपर हवाई अड्डे के नियंत्रण टावर से एक युगांडा का सिपाही नीचे झांकता है। उसकी राइफल की नली अंधेरे में चमकती है। एक गोली निकलती है। योनातान नेतन्याहू जमीन पर गिर पड़ते हैं। सीने में गोली। 30 साल की उम्र। उनका साथी मुंह की बेटसर दौड़कर पहुंचता है। योनी की सांसें टूट रही हैं, लेकिन आंखें अब भी शांत हैं। बेटसर कमान संभाल लेते हैं। पैराट्रूपर्स टावर पर आरपीजी दागते हैं। 8 युगांडा मिग-17 विमान अपनी ही जमीन पर जलते हैं ताकि कोई पीछा न कर सके। रात के 1:30
102 जीवित बंधक, 12 फ्रेंच चालक दल और योनी का पार्थिव शरीर सब 4C-130 में सवार हो चुके हैं। विमान उड़ान भरते हैं 90 मिनट, 4000 किलोमीटर, 44 मरे, 102 बचाए। विमान नैरोबी में रिफ्यूल करते हैं, फिर तेल अवीव की ओर। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हजारों लोग खड़े हैं, माएं, पिता, बच्चे, पति, पत्नियां। जब विमान उतरते हैं और बंधक उतरते हैं, तेल अवीव की हवा में जो आवाज गूंजती है वो शायद इजराइल के इतिहास की सबसे गहरी आवाज है। लेकिन एक मां अपने बेटे का इंतजार करती रह जाती है। जान जाक की डायरी कभी नहीं लौटी और कंपाला के मुलाको अस्पताल में 75 साल की डोरा ब्लॉक अपने बिस्तर पर लेटी है। उसे रेस्क्यू से पहले गले में खाना अटक जाने के कारण अस्पताल भेजा गया था। एंटेबे रेड के अगले ही दिन ईदी अमीन के 2 सिपाही उसके कमरे में दाखिल होते हैं। वो उसे बिस्तर से घसीटकर ले जाते हैं। उसका शव 3 साल बाद कंपाला के पास एक गन्ने के खेत के करीब मिलता है। ईदी अमीन 1979 में भाग जाता है, सऊदी अरब में मरता है, कभी न्याय के सामने नहीं। ऑपरेशन थंडरबोल्ट का नाम बदलकर ऑपरेशन योनातन रख दिया जाता है, योनी की याद में। योनी का छोटा भाई बेंजामिन नेतन्याहू, जो खुद सायरत मटकल का सिपाही था, आगे चलकर इजराइल का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन एंटेबे सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था पूरी दुनिया को कि एक राष्ट्र अपने नागरिकों को बचाने के लिए 4000 किलोमीटर भी जा सकता है और एक तानाशाह के घर में घुसकर उसकी ही धरती पर उसके ही सिपाहियों के बीच से अपने लोगों को निकालकर ले जा सकता है। 90 मिनट जिन्होंने आधुनिक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की पूरी परिभाषा बदल दी। ये थी एंटेबे की कहानी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।